नमस्कार। नमस्कार। और बहुत आज खुशी का पर्व है और बहुत ही आनंद लग रहा है हमें इस बात को समझकर कि आप जैसी शख्सियत हमारे पास सामने बैठी है या मैं आपके पास में बैठी हुई हूँ, तो ये कहना ज़्यादा उचित होगा। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ और आपको बहुत अधिक प्रशंसा का पात्र समझती हूँ, क्योंकि आप जैसा आपका व्यक्तित्व है जैसा वैसे ही आपका कृतित्व है। बहुत ही हैंडसम हैं आप और वेरी टॉल, वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच। और बस इस शारीरिक सुंदरता के साथ साथ आपके पास मन की सुंदरता भी बहुत है, तो इसके लिए आप निश्चय ही एक बधाई के पात्र हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके विषय में अगर बात करना शुरू करें तो बहुत लंबी चौड़ी बात निकलेगी, क्योंकि आप 28 सालों से काम करते आ रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपने काम किया है और बहुत सारा आपका गहरा अनुभव है बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो इस सब के बीच में आप कविता लिखने का आपको शौक़ या रुचि कैसे हुई और कैसे आपने उसके लिए समय निकाला, वो मैं जानना चाहती हूँ। और बहुत उत्सुकता है, क्योंकि आपके इस प्रश्न से उत्तर से बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। ये बहुत ही सहज सा सवाल है कि एक आर्मी ऑफिसर और एक डॉक्टर होते हुए मैं साहित्य के प्रति इतना समर्पित कैसे हूँ। इसका शायद बड़ा सरल सा जवाब ये है कि मैं सबसे पहले साहित्य से ही जुड़ा हुआ था, उसके बाद मैं डॉक्टर बना और आर्मी ऑफिसर बना। क्योंकि मेरे पिताजी, जी हाँ, मेरे पिताजी को कला के प्रति बहुत आसक्ति थी और साहित्य के प्रति गहरा लगाव था। तो बचपन से ही मैं हिंदी संस्कृत की कविताओं और किताबों को सुनते पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ। और दूसरा, चूँकि मैं उड़ीसा में जन्म लिया, उड़ीसा में बड़ा, यहाँ पढ़ा, यहाँ की संस्कृति में साहित्य और कला का बहुत ही बड़ा एक अंश है। तो मेरे लिए मेरे घर का माहौल, बंगाल में भी ये बहुत है, शाम को हर शाम वहाँ पर हारमोनियम बजनी चाहिए और घुंघरू की आवाज़ आनी चाहिए। कला को इतना महत्व दिया जाता। तो एक तो क्योंकि मैं उड़ीसा में जन्म लिया, ये बहुत बड़ी बात हुई मेरे लिए। दूसरा, मैं जिस घर में पला बड़ा, मेरे पिताजी खासकर, और घर का जो माहौल था वो साहित्य से लबरेज था, तो इसलिए शुरू से ही साहित्य के प्रति मेरा आकर्षण रहा। ये बात की बात है कि मैं डॉक्टर भी बना और फौज में गया और मैंने साहित्य को छोड़ा नहीं। हाँ, ये तो स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि आप बराबर उसके साथ जुड़े रहे और किसी भी रूप में 28 वर्ष तक आपने काम किया है जहाँ तक भी। और मैं देखती हूँ आप एक चिकित्सक रहे हैं, डॉक्टर, सैनिक, शिक्षक, कवि, और इसके साथ साथ आप एक पारंपरिक व्यक्ति भी रहे हैं। तो इन सारे मिश्रण के बीच में आपका एक अद्भुत व्यक्तित्व विकसित हुआ है और इन सारे रूपों में काम करते हुए भी आप बहुत ही अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर पाए हैं। तो मैं ये तो खैर प्रशंसा की बात ही। मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने सारे रूपों में से आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सा रूप है? चिकित्सक, डॉक्टर, सैनिक? सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर लगता है कि इतने सारे क्षेत्रों में मैं काम कैसे कर पाया, उसका एकमात्र जवाब ये है शायद कि मैं इस ज़िंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी ये जो सत्ता है, जो मेरा अस्तित्व है, इसके प्रति मैं बहुत आग्रह के साथ समर्पित हूँ। ईश्वर के प्रति बहुत अनुग्रहित हूँ कि उसने ये जीवन दिया। और जब आप इस जीवन के प्रति अनुग्रहित होते हैं तो जीवन से जुड़े हर आयाम को आप विकसित करना चाहते हैं। तो ये तो एक कारण हुआ कि मैं कोई भी क्षेत्र रहे, मैं उसे एक जीवन का हिस्सा मानता हूँ। वो कविता है तो, साहित्य है तो। अब कौन सा रूप इसमें ज़्यादा बेहतर है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मैं उन लोगों के साथ रह सकता हूँ जिनके जीवन में दुख है, जिनके जीवन में पीड़ा है, जिन्हें आशा की ज़रूरत है, सेवा भाव है। एक सैनिक होने के नाते मातृभूमि की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा, इस देश के साथ जुड़ना, और साहित्य से जुड़े होने के कारण ये देश के प्रति जो मेरी आसक्ति है या मेरी जो श्रद्धा है, और पीड़ित दुखित मानवता के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, और मेरा जो कार्य क्षेत्र है, ये सब तीनों मिलकर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इसमें से कौन सा बेहतर है ये कहना बहुत मुश्किल है। बेहतर तो खैर सभी हैं, क्योंकि हर एक रूप की बहुत ही महत्ता है
और किसी न किसी रूप में आप सेवा ही कर रहे हैं इसमें भी, परंतु आपको सबसे ज़्यादा संतोष किस कार्य में होता है? संतोष तो अगर शायद अगर सचमुच कहना पड़े तो साहित्य में सबसे ज़्यादा संतोष मिलता है। क्योंकि ड्यूटी कह लें आप, सुबह से शाम तक आप गए, अपना काम आपने किया, वापस चले आए, और साहित्य जो है हर वक्त आपके अंदर किसी न किसी रूप में वो घूमता रहता है। आपके काम से जो आपके अंदर में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सबको एक अगर बाहर निकलने की एक शक्ति प्रदान कोई कर सकता है तो वो है साहित्य। हाँ, ऐसे तो देखा जाए तो बहुत से लोग जो दूसरे क्षेत्रों में कार्य करते हैं वे सभी कुछ ना कुछ भावनाएं तो उनमें भी रहती हैं, लेकिन वो लोग उसको एक साथ तादाद में नहीं बिठा पाते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो लोग सिर्फ एक कार्य तक ही स्वयं को केंद्रित कर पाते हैं। परिणामतः और उनकी जो भी प्रतिभा है वो सब दब जाती है, या मर जाती है, या जानबूझ के उसको छोड़ देते हैं। शायद ईश्वर की कृपा भी इसमें शामिल है। हाँ, अवश्य अवश्य है, और इसमें आपका व्यक्तिगत चातुर्य भी है, क्योंकि इतने सारे रूप, इतने सारे कार्य, उन सबको मिला जुला करके आपने एक ऐसा मार्ग बनाया जिस पर आप चले सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक। जी, वो कहते हैं ना, बैलेंस इज या सेंस ऑफ लाइफ, तो शायद मैं तादाद में बिठा पाया इन तीनों के बीच में। बिल्कुल, लगता है देखने से भी ऐसा। एंड सबसे बड़ी बात मैं देख रही हूँ कि आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि हंसना, बोलना, सबके साथ में घुल मिल जाना, और बहुत ही अपनत्व है आपकी बातों में। मैं तो आपसे कल से ही मिली हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको कितने सालों से जानती हूँ। ये सबसे ज़रूरी है आज के समाज में, जब आदमियों के साथ, अपने समीपियों के साथ कहना चाहिए, आप बहुत ही अच्छा संबंध बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है, आपकी विशेषता है, और मैं समझती हूँ इससे आपको काफ़ी शक्ति भी मिलती होगी। क्योंकि मनुष्य में भावनाएं तो सभी में एक समान ही होती है, लेकिन कौन कहाँ ज़्यादा घटबड़ होता है जो वो व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है ना। और ये सबसे ज़रूरी, क्योंकि आजकल जो व्यक्तिगत सरोकार हैं, जो संबंध हैं, वो कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में संबंध पीछे छूटते जा रहे हैं, संवाद पीछे छूटते चले जा रहे हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति कहीं पीछे छूटती चली जा रही है, शब्दों का सामर्थ्य कहीं बहुत पीछे रहता जा रहा है। वो उसका प्रयोग ही नहीं करना चाहते, शॉर्टकट में जा रहे हैं। आप अंग्रेजी में मैसेज देते, हैप्पी बर्थडे टू यू, HBY हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मानवीय सरोकार हैं ये बने रहें। नहीं, आपका, मेरे पास इसका आपका प्रमाण है। आप बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और संवेदनशील कोई भी स्थिति हो, आप उसका प्रति अपने आप विचार, अपने उद्गार अवश्य प्रकट करते हैं। आपने जैसे कहा कि राह की कठिनाइयों से कब रुकी है यात्राएं, किसी को भी परेशानी में देख के आप उद्बोधनात्मक रूप में उसको संबोधित करते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि भाई आता जाता है, पार करो और निकलो आगे। तो ये भी मैंने देखा, ये भी एक बहुत ही संवेदनशील भावना है। आप उपहास करने में भी चूकते नहीं हैं। आपने पाकिस्तान के जब बहुत बड़ी बड़ी गर्भोक्तियाँ आ रही थी उनकी, उस समय पर आपने कहा था पाकिस्तान से के बारे में कि फूंक कर सूरज बिछाना चाहता है। तो बहुत अच्छी उपमा का प्रयोग किया और बहुत सटीक, मज़ा आया पढ़ के। ये पूरी कविता मैंने पढ़ी आपकी, लेकिन मुझे फूंक कर सूरज बिछाना बहुत पसंद आया। तो ये भी एक आपकी विशेषता है। बच्चे लौट के घर आते हैं तो घर भर जाता है। मैंने भी इस तरीके की एक कविता लिखी थी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वही भाव है उसमें। और आपने बहुत ही संवेदनशीलता से इस कविता को लिखा है कि बिल्कुल माहौल ही बदल दिया है। कोई नहीं कहेगा कि आप वो कवि हैं जो वीर रस की कविताएं बहुत ही उद्बोधनात्मक रूप से, रौद्र रूप से, एकदम प्रखरता के साथ पढ़ते हैं। कभी इस कविता को पढ़ के नहीं जान पाएंगे। आपने फिर कहीं आकाश गंगा कसमसाई, फिर नया जन्मा सितारा, आपने अपनी बेटी के जन्मदिन पर लिखा था 16 अक्टूबर। मेरा भी जन्मदिन उसी दिन है। मुझे अच्छा लगा पढ़ के। तो बहुत ही आप एक संवेदनशील कवि हैं, और व्यक्तित्व के रूप में तो मैं पहले ही कह चुकी। बाकी अधिकतर लोगों का ये विचार है कि आप एक देशभक्ति के गौरव गाथाएँ गाना देश की, और रौद्र भाव में से रचनाएं करना, या जिसमें गर्वोक्तियाँ हों अपने देश के प्रति,
ऐसी रचनाएं करने के लिए वीर रस के कवि के रूप में ज़्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि मैंने देखा आप जहाँ भी कहीं जाए हैं वही आपने तो स्वयं भेजा था मेरे पास। वो ऐसा होता है कि कोई एक स्वरूप आपके साथ रेखांकित हो जाता है और जहाँ भी आप जाएं लोग आपको उस रूप को ही देखना सुनना चाहते हैं। लेकिन जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा उसे हर कोई संवेदना छुएगी और उसकी अभिव्यक्ति करेगा। तो आपने हर समय पे कहा, चाहे वो लौह पुरुष का जन्म दिवस हो या उसके अनावरण की बात हो या कारगिल की कोई घटना घटित हुई हो या भिन्न भिन्न घटनाएं, वो प्रेम हो, विरह हो, हाँ, करुणा हो, जी हाँ, आपने सब विषयों के ऊपर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं और बहुत सुंदरता के साथ। निश्चय बहुत बधाई के पात्र हैं आप। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने से। और अक्सर कैसा होता है ना, मैंने देखा है कुछ लोग सीमित हो जाते हैं कि हमेशा एक ही टाइप का लिखेंगे, तो वो स्टीरियोटाइप आपका मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो ये आपने ये प्रश्न नहीं है, ये प्रशंसा है। जी, और क्या। तो मैं वही देख रही थी कि आप ऐसा हमेशा करते हैं। और एक बात मैंने आपके ख़ास तौर से देखी है कि आप जिस विषय पर लिखते हैं उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है साहित्य में, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेम पर लिख रहे हैं, करुणा पर लिख रहे हैं और आपके शब्द कोमल नहीं हैं, या आप ओज की कविता लिख रहे हैं और आपके शब्द बहुत अधिक कोमल हैं, तो उन दोनों में तादात्म्य में नहीं हो, नहीं तालमेल बैठेगा नहीं। ये तो देखिए ना, बहुत ही आवश्यक बात है कि भाषा जो है अभी जैसे कल वो कविता बोलती थी, शब्द बोलते हैं, शब्द निश्चय ही बोलते हैं, वो ध्वनि बोलती है। हाँ, शब्द का एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन वो शब्द किस जगह पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा ये भी सोचना पड़ता है। तो आप जब लिखते हैं तो आप लिखते समय बने कहना चाहिए एक ही साथ में लिख लेते हैं या शब्दों का सोच के चयन करते हैं फिर लिखते हैं? नहीं, मैं शब्दों का चयन तो कभी नहीं करता। एक साथ कोई कविता लिखी भी नहीं जाती, एक कोई एक पंक्ति प्रेरणा के रूप में आती है, उसके बाद उस पंक्ति का विस्तार किया जाता है अपनी सोच के हिसाब से। लेकिन जहाँ तक भाषा का सवाल है, क्योंकि मैंने साहित्य का बहुत गहन अध्ययन किया है, हालांकि मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी भी नहीं हूँ साहित्य का, लेकिन शायद ही हिंदी, अंग्रेज़ी, उड़िया, बंगाली, इन 4 भाषाओं में शायद ही कोई साहित्यकार है जिसको मैंने नहीं पढ़ा है और जिसकी पुस्तकें आपको मेरे घर में नहीं मिलेंगी। वो तो मुझे उदाहरण एक भी बार कई बार मिल चुके हैं। चूँकि मैंने इन लोगों को पढ़ा है, एक स्वतः एक मेरी एक भावना विकसित हो गई है कि मैं जिस मूड पर लिखता हूँ वो भाषा अपने आप उस तरह से प्रवाहित होती है, उसको लिखने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, जी कि शब्द खुद आपके पास आते हैं, मौजूद हो जाते हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए। कीट्स ने कहीं पर लिखा है कि पोएट्री शुड कम लाइक द लीफ ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। एक शाख पर जैसे पत्ती निकलती है, कविता को उस तरह से जन्म लेना चाहिए, अन्यथा वो कविता नहीं है। सप्रयास जो लिखा जाएगा वो कविता नहीं है, उसका ना तो उसमें वो भाव आएगा ना। और मेरी दृष्टि में जो भी भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, सरल कठिन जैसी भी, आप उसमें जो भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं उसका सही रूप आना चाहिए। और प्रस्तुति तो आप जानते हैं, छुएगी नहीं। और प्रस्तुति तो आप बहुत ही सुंदर करते हैं और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के संवेदनात्मक रचनाओं में भी आपकी अभिव्यक्ति उसी प्रकार की हो जाती होगी, मैं जहाँ तक समझती हूँ, क्योंकि आप परफेक्ट आदमी हैं इस मामले में। बहुत कुछ लिखा है, कई लोगों ने कहा है कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क, ग्रेट इंस्पिरेशन वगैरह वगैरह, कई सारे मैंने पढ़े आपके लिए और बहुत ही जीवंत रचनाएं हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, खासकर एक हिंदी क्षेत्र में आकर हिंदी पर जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से इस पूरे आयोजन में हिंदी का कहीं ना कहीं हिंदी को जो स्थान दिया गया, उससे मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान से बाहर भी जाता हूँ, हिंदी के कार्य से भी जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, तो बहुत खुशी होती है कि जिस तरह से आप लोग यहाँ आकर हिंदी के प्रति समर्पित। जानबूझ करके हिंदी में ही पूरा लिखती हूँ और मैं भी छोटा मोटा प्रयास करके कुछ गज़ल, कुछ गीत, कुछ कविताएं, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज़, मैं ट्रांसलेशंस भी थोड़ा बहुत किया है। मैंने मुझे दामिनी जी हाँ, वो वाला भी किया था मुझे, वो पूरी एक नॉवेल ही थी। तो वही सब देख रहे थे कि संवेदना आ जाती कभी भी मन में उसका पढ़ने के बाद।
बहुत अच्छा लगा वो विषय, उसके ऊपर लिखा, कुछ किया। तो ये आपका बहुत ही कहना चाहिए रचनात्मक और प्रशंसात्मक प्रयास रहे हैं। क्या आपने कभी इतने सारे रूप में काम करते हुए या वैसे भी कभी किसी चीज़ की कमी का अनुभव किया है? कमी तो शायद कोई भी इंसान पूरा नहीं है। निदा फाजली की वो जो पंक्तियां हैं कि यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। मुकम्मल कोई भी नहीं है, पूरा कोई भी नहीं है। और जब तक वो उस अपूर्णता की भावना है तब तक ही सृष्टि है। जिस दिन वो पूर्णता की भावना आ जाएगी उस दिन सृष्टि रुक जाएगी अपने आप में। तो कमी तो ज़िंदगी में होती है, कोई ना कोई भौतिक कमी ना हो, कोई दुनिया में कुछ अगर कमी है तो वो भी खुद को कमी लगती है। कहीं कोई पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, उसको देख के कमी महसूस होती है, काश वो भी मुकम्मल होता है। ये तो मैं समझती हूँ संवेदना की बात हुई। आपके मन में दूसरों के प्रति इतना स्नेह है कि आप दूसरे के दुख दर्द को अपना जैसा अनुभव करते हैं। तो ये आपकी व्यक्तिगत कमी तो नहीं है, तो ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा नहीं। मेरा मतलब ये कि आप जैसे सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं या डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, या तो आप सोचते हैं कि कोई ऐसा काम आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए, ऐसा कभी अनुभूति? केवल एक ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की कमी है मुझे, तो मैं हरदम ईश्वर को कहता हूँ कि मुझे तुमने गाने का स्वर क्यों नहीं दिया। मुझे गायकी से बहुत मोहब्बत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई बैठ के शाम को गान गुनगुना रहा है, लोग सुन रहे हैं, और मैं हरदम कहता हूँ काश मैं गुनगुना पाता। लेकिन एक खुशी की बात है कि दूसरे लोग मेरे लिखे हुए गीत गुनगुनाते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी पूर्णता है। ये वो एक कभी मुझे ज़रूर लगती है कि काश मैं गा पाता। लेकिन आप ईश्वर को धन्यवाद भी दीजिए कि उन्होंने आपको एक ऐसा स्वर दिया है जो सारी संवेदनाओं को, सारे भावों को प्रकट करने में सक्षम है। और आप बहुत ही सुंदर तरीके से भावानुरूप, भाषानुरूप अपनी स्वर को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसमें वैसा उतार चढ़ाव ला सकते हैं, और अपने स्वर के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में आप बिल्कुल ही भली भांति सक्षम है। ये तो एक आपके लिए माने एक उपलब्धि है आपके लिए, कहना चाहिए बिल्कुल भी। तो ऐसा भी है कुछ बहुत अपने, मैं कितनी तारीफ़ करूं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और शायद फिर से भविष्य में आना हो तो बैठ के फिर से बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे फिर। तो अब आप और क्या करना चाह, अभी आजकल क्या आप किस रूप में कार्य कर रहे हैं? मैं इस वक्त एक पूरी एक किताब लिख रहा हूँ सिख गुरुओं के ऊपर में, हिंदी कविता के रूप में। क्योंकि मुझे लगता है कि सिख गुरुओं का बलिदान जो हिंदुस्तान के लिए, उसे जिस रूप में हिंदी में गाया जाना चाहिए अभी तक नहीं गाया गया है। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक प्रेरणा ये है कि उनके ऊपर खासकर जी ये काम कर रहा हूँ मैं। आप एक बहुत ही शुभ और अच्छा विचार लेकर के काम कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य भी अच्छा है। तो अवश्य आप अच्छा करेंगे, और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि आप ज़रूर करें, तो हम भी थोड़ी झलकियाँ उसकी देख पाएँ, पढ़ पाएँ, आनंद ले सकें जी। और आप तो इतने, आपको तो सहयोग तो हम लोग की तरफ से बस इतना ही होगा कि तालियां बजाएं। बहुत धन्यवाद विचार के लिए। बिल्कुल। तो अब वही करने का आपका विचार है, और काम करो, पर लिखना पढ़ना तो चलता रहता है। संग्रह 2-3 लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी हर मूड की कविताएं उनको एक संग्रह में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। तो 2-3 काम हाथ में है इसमें। तो मैं नहीं जानती आपको कैसा लगा बात करने के बाद, पर हाल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपकी बात बहुत स्पष्ट, और मैंने जो भी मेरे मन में विचार था, ये तो आप जान ही सकते कि मैं उत्सुकता से ही सब कुछ पूछ रही हूँ, और आपने उसके बहुत ही सही उत्तर भी दिए, मतलब संतोषजनक उत्तर मुझको बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये चाहूँगी कि आपके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये अवश्य चाहूँगी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, और आगे भी करते रहें, लेकिन वापस यहाँ ज़रूर आएँ। ज़रूर आऊँगा मैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और वाग्देवी लिट फेस्ट के जितने आयोजक हैं, आप सब, ममता जी, सबको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत बड़ा काम आपने किया, बहुत साधुवाद इसका। धन्यवाद दूंगी मैं आपको इस बात के लिए। और मेरे तुच्छ से दिमाग में जो भी कुछ आया आपसे पूछा, और आपने सब
सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ, नींद आने के पश्चात भी आपने मेरे प्रश्नों का होता है बहुत। आपसे संपर्क बना रहेगा बिल्कुल, और बहुत अपनत्व लगा आपके साथ, मैं सच बता रही हूँ इस बात को।